आज हम उस दुनिया में उतर रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स दिन रात सोचते हैं, लेकिन जब हिसाब किताब की बात आती है तो मतलब थोड़ा कतराते हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग और टैक्सेशन की। और इस उलझे हुए टॉपिक को सुलझाने के लिए हमारे पास सबसे भरोसेमंद जरिया है NISM, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन वर्कबुक का 9वां अध्याय। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इन मुश्किल नियमों को आसान भाषा में समझना। डेरिवेटिव से जो भी मुनाफा या नुकसान होता है उसे कागजों पर कैसे दिखाते हैं, और उससे भी जरूरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका हिसाब कैसे देते हैं। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना तो सिर्फ आधी जंग है। अच्छा, असली जीत तब होती है जब आप उसे सही तरीके से अकाउंट्स में दिखाएं और उस पर सही टैक्स चुकाएं। और इस चैप्टर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारे नियम एक ही चीज पर टिके हैं। वो क्या है? आपका इरादा क्या है? हेजिंग यानी अपनी पोजीशन को बचाना, या फिर ट्रेडिंग यानी सट्टेबाजी से मुनाफा कमाना। अच्छा, तो इरादे से नियम बदल जाते हैं। कि चलिए तो कहानी शुरू करते हैं अकाउंटिंग से। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं, पर इनके हिसाब किताब में क्या कोई बड़ा फर्क है? हाँ, थोड़ा फर्क है। हमारे सॉस में इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट यानी MTM जैसे शब्द बार बार आते हैं। एक आम ट्रेडर के लिए इसका मतलब क्या है? बिल्कुल। इन भारी भरकम शब्दों को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर है मिस्टर शर्मा। ठीक है। महीने की शुरुआत में उन्हें लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो वो निफ्टी का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। जैसे ही वो ये सौदा करते हैं, उनका ब्रोकर उनके अकाउंट से एक रकम ब्लॉक कर देता है। हाँ, जिसे हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर मार्जिन ब्लॉक्ड के नाम से देखते हैं। कई बार तो ये लाखों में होती है और हमें लगता है कि हमारे पैसे कट गए। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। वो पैसा कटा नहीं है। अकाउंटिंग की भाषा में वो इनिशियल मार्जिन है। अच्छा, ये एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो एक्सचेंज ये पक्का करने के लिए लेता है कि आप अपने सौदे से मुकरेंगे नहीं। आपके बैलेंस शीट में ये कोई खर्चा नहीं है। तो ये कहाँ दिखेगा? ये करंट एसेट्स के तौर पर दिखेगा। मतलब ये अभी भी आपका ही पैसा है, बस कुछ वक्त के लिए लॉक हो गया है। समझ गई। तो ये तो हुई सौदे में घुसने की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो ट्रेडर्स की धड़कनें रोज ऊपर नीचे करती है, मार्क टू मार्केट या MTM। बिल्कुल। अब मिस्टर शर्मा ने फ्यूचर खरीद लिया। दिन खत्म होने पर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया। उन्हें प्रॉफिट हुआ। हाँ, ये प्रॉफिट शाम तक उनके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। इसे कहते हैं MTM प्रॉफिट। अकाउंटिंग में से मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर अगले दिन बाजार 250 पॉइंट्स गिर गया तो फिर क्या होगा? तो मिस्टर शर्मा को नुकसान होगा और उतनी ही रकम उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। ये MTM लॉस कहलाएगा। ये रोज का हिसाब किताब है। रोज का? हाँ, एक्सचेंज हर दिन के अंत में देखता है कि कौन मुनाफे में है और कौन नुकसान में, और उसी हिसाब से पैसों का लेन देन कर देता है। इसीलिए इसे मार्क टू मार्केट कहते हैं। आपकी पोजीशन को रोज मार्केट प्राइस पे तौला जाता है। यहाँ से चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं, खासकर जब 31 मार्च यानी वित्तीय वर्ष का अंत नजदीक आता है। सोर्स में एक प्रूडेंट सिद्धांत का जिक्र है। ये सुनने में तो बहुत ज्ञानी टाइप का शब्द लगता है। ये अकाउंटिंग का एक बहुत पुराना और समझदारी वाला नियम है। प्रूडेंस प्रिंसिपल आसान भाषा में कहता है, होने वाले नुकसान के लिए आज ही तैयार हो जाओ। और मुनाफे का क्या? लेकिन होने वाले मुनाफे का जश्न तब तक मत मनाओ जब तक वो तुम्हारी जेब में ना आ जाए। अरे वाह, यानी अकाउंटिंग के नियम भी वही कह रहे हैं जो एक अनुभवी ट्रेडर कहता है। अपने नुकसान को जल्दी काटो और मुनाफे को तब तक अपना मत समझो जब तक वो सच में बुक ना हो जाए। बिल्कुल। ये तो रिस्क मैनेजमेंट है जो सीधी बही खातों में बना हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब सोचिए, 31 मार्च आ गया और मिस्टर शर्मा की फ्यूचर वाली पोजीशन अभी भी खुली हुई है और कुल मिलाकर मान लीजिए 50,000 के नुकसान में दिख रही है। प्रूडेंस का नियम कहता है कि आपको इस संभावित नुकसान को इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस यानी P&L अकाउंट में दिखाना होगा। इसके लिए एक प्रोविजन फॉर लॉस बनाया जाता है। लेकिन अगर 31 मार्च को उनकी पोजीशन 70,000 के मुनाफे में दिख रही हो तो क्या वो इससे अपनी इस साल की इनकम मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सिद्धांत का कमाल है। अच्छा, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो अकाउंटिंग उसे तब तक नजरअंदाज करेगा जब तक मिस्टर शर्मा अपनी पोजीशन को असल में बेचकर वो मुनाफा घर में ही ले आते। तो ये एक तरह से कंजर्वेटिव अप्रोच है। हाँ, ये कंजर्वेटिव अकाउंटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है जो आपको हवा में महल बनाने से रोकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल सेटलमेंट होता है तब असली मुनाफा या नुकसान P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है और आपका इनिशियल मार्जिन भी वापस मिल जाता है।
ये वाकई दिलचस्प है। तो ये तो हुई फ्यूचर्स की कहानी। अब ऑप्शंस पर आते हैं, जहां एक और खिलाड़ी मैदान में होता है, प्रीमियम। हाँ, ऑप्शंस में प्रीमियम एक नया एंगल जोड़ देता है। मान लीजिए मिस्टर शर्मा ने इस बार फ्यूचर की जगह एक कॉल ऑप्शन खरीदा। ठीक है। इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपए का प्रीमियम चुकाया। एक ऑप्शन बायर के लिए यह प्रीमियम एक सीधा सीधा खर्चा है। इसे इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और जिसने वो ऑप्शन बेचा, यानी ऑप्शन राइटर या सेलर, उसके लिए ये 10,000 रुपए की प्रीमियम इनकम है। ये रकम उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। पर उसे मार्जिन भी देना पड़ता है ना? बिल्कुल, उसे अपनी पोजीशन के लिए मार्जिन भी देना होगा, क्योंकि उसका रिस्क तो अनलिमिटेड है। अब आते हैं फाइनल सेटलमेंट पर। अगर ऑप्शन कैश सेटल्ड है तो एक्सपायरी पर सेटलमेंट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो भी अंतर होगा वही असली प्रॉफिट या लॉस तय करेगा। और अगर ऑप्शन फिजिकली सेटल्ड हुआ तो? आजकल तो कई स्टॉक ऑप्शंस में यही होता है। तो यहाँ असली शेयरों का लेन देन होगा। अगर मिस्टर शर्मा का कॉल ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होता है तो उन्हें सच में शेयर खरीदने पड़ेंगे और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भुगतान करना होगा। और पुट ऑप्शन के केस में? अगर उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदा होता तो उन्हें शेयर बेचने पड़ते। अकाउंटिंग एंट्रीज में फिर कैश और शेयर्स दोनों का मूवमेंट दिखाया जाता है। ये मतलब थोड़ा ज्यादा जटिल हो जाता है। तो ये तो हुई हिसाब किताब की बात, जो हम अपने रिकॉर्ड के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोई मुनाफा कमाते हैं, एक और पार्टनर आपकी कमाई में हिस्सा मांगने आ जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, वो तो है। और यहाँ आकर ज्यादातर ट्रेडर्स उलझ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, डेरिवेटिव से होने वाली आय बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन? ये $1,000,000 सवाल है। और NISM की वर्कबुक के हिसाब से यहाँ 2005 में एक क्रांतिकारी बदलाव आया था। 2005 में? जी हाँ। आज का नियम ये है, अगर आप किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो उससे होने वाली आय या नुकसान को प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यानी बिजनेस इनकम माना जाएगा। रुकिए, लेकिन इसमें एक और शब्द जुड़ा है। इसे नॉन स्पेक्युलेटिव यानी गैर सट्टा बिजनेस इनकम माना जाता है। यह नॉन स्पेक्युलेटिव शब्द सुनने में छोटा लगता है, पर मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा बड़ा। 2005 से पहले इसे स्पेक्युलेटिव यानी सट्टा माना जाता था। और उससे क्या फर्क पड़ता था? सट्टे के नुकसान की एक बड़ी सीमा थी। आप उसे सिर्फ सट्टे के मुनाफे के खिलाफ ही सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन नॉन स्पेक्युलेटिव का टैग लगते ही पूरा खेल बदल गया। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर शर्मा को F&O ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ और उसी साल उनकी किराए से आमदनी 2 लाख रुपए है, हाँ, तो वो अपने F&O के नुकसान को किराए की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ बाकी बचे 1 लाख पर ही टैक्स देना होगा? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा फायदा है। आप डेरिवेटिव्स के नुकसान को अपनी सैलरी इनकम को छोड़कर किसी भी दूसरी इनकम, किसी भी, हाँ, चाहे वो किराए से हो, ब्याज से हो या किसी और बिजनेस से, उसके खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं। इसने ट्रेडर्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है। ये तो कमाल है। और अगर नुकसान इतना ज्यादा हो कि उस साल की पूरी इनकम के बाद भी बच जाए तो दूसरा बड़ा फायदा सामने आता है। आप उस बचे हुए नुकसान को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक? जी, यानी अगले 8 सालों में जब भी आपको बिजनेस इनकम होगी, आप इस पुराने नुकसान को उसके खिलाफ सेट ऑफ करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। बस एक शर्त। क्या शर्त? कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये नुकसान सिर्फ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के खिलाफ ही एडजस्ट हो सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2005 का ये बदलाव ही भारत में रिटेल और एल्गो ट्रेडिंग में आई क्रांति का एक बड़ा कारण बना? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग को टैक्स के नजरिए से ज्यादा सुरक्षित और मुख्य धारा का बिजनेस बना दिया। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? क्या ये नियम सब पर लागू होता है? एक मुख्य अपवाद है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs। अच्छा, उनके लिए क्या अलग है? उनके लिए डेरिवेटिव से होने वाली आय को कैपिटल गेन माना जाता है, बिजनेस इनकम नहीं। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि 1 साल से कम के होते हैं तो ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। लेकिन ये भेदभाव क्यों? एक ही इंस्ट्रूमेंट पर एक भारतीय ट्रेडर के लिए नियम अलग और एक FPI के लिए अलग, इसके पीछे सरकार की क्या सोच हो सकती है? ये एक पॉलिसी डिसीजन है। आमतौर पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स के नियम सरल रखे जाते हैं। कैपिटल गेन का हिसाब किताब करना बिजनेस इनकम के मुकाबले काफी सीधा होता है, जिसमें आपको खर्चे दिखाने और ऑडिट करवाने जैसे कई झंझट होते हैं। तो FPIs के लिए इसे आसान बनाया गया है ताकि वो भारतीय बाजारों में आसानी से निवेश कर सकें। समझ गई।
अब एक और टैक्स है जो मुनाफा हो या नुकसान हर सौदे पर लगता है, STT, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये कैसे काम करता है? STT का खेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चुपके से आपके मुनाफे को खा सकता है। ये सीधे एक्सचेंज वसूलता है और इसकी दरें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप क्या और कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या हमें वो सारी दरें याद रखनी पड़ेंगी? 0.02%, 0.10%, ये तो किसी के लिए भी याद रखना मुश्किल है। दरें याद रखने से ज्यादा जरूरी है उनका असर समझना। देखिए, अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं तो STT बहुत मामूली है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बेचते हैं तो STT प्रीमियम पर लगता है, जो ज्यादा हो सकता है। और सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? वो कौन सा ट्रैप है जिसमें नए ट्रेडर्स फंस सकते हैं? सबसे बड़ा ट्रैप है ऑप्शन को एक्सपायरी पर एक्सरसाइज करना। अच्छा, वो कैसे? अगर आपका खरीदा हुआ ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होता है तो आपको सेटलमेंट प्राइस पर 0.125% STT देना पड़ता है। 0.125%। और ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है, और कई बार ट्रेडर्स का छोटा मोटा मुनाफा तो ये STT ही खा जाता है। और एक और बात जो मैंने सुनी है, फिजिकल डिलीवरी में STT का हिसाब और भी अलग होता है। हाँ, और ये दूसरा बड़ा ट्रैप है। अगर आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल डिलीवरी में सेटल होता है तो उस पर वो वाला STT लगता है जो शेयर खरीदने बेचने पर लगता है, यानी 0.1%। और ये सिर्फ एक को देना होता है? नहीं, यही तो बात है। ये खरीदार और बेचने वाले दोनों को देना पड़ता है। तो जो ट्रेडर्स ये सोचकर चलते हैं कि डेरिवेटिव्स में टैक्स कम है, वो फिजिकल सेटलमेंट के STT को देखकर चौंक जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से दो बातें तो शीशे की तरह साफ है। पहली, डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग में प्रूडेंस का सिद्धांत सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक फिलॉसफी है। ये हमें सिखाता है कि नुकसान को स्वीकार करना मुनाफे का जश्न मनाने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये एक तरह से अनुशासित ट्रेडिंग का अकाउंटिंग वर्जन है। ये आपको जमीन पर रखता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि टैक्स के नियमों में 2005 का वो एक बदलाव ट्रेडर्स के लिए गेम चेंजर था। उसने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को सट्टेबाजी के अंधेरे कोने से निकालकर एक वैध बिजनेस का दर्जा दिया। सही कहा। इससे नुकसान को सेट ऑफ करने के जो दरवाजे खुले, उसने भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सही कहा। इसने डेरिवेटिव्स को सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल नहीं बल्कि एक जरूरी हेजिंग टूल के रूप में भी साबित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमने आज जो भी बात की वो ज्यादातर एक व्यक्तिगत ट्रेडर या एक छोटी फर्म के नजरिए से थी। हाँ, ये नियम एक सिंगल एंटिटी के लिए हैं। लेकिन अब जरा इस पर सोचिए। बताइए। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो दुनिया भर के कई बाजारों में काम करती है, वो अपनी करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन सब से बचने के लिए हजारों जटिल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करती है। कुछ हेजिंग के लिए, कुछ ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल। वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और टैक्स प्लानिंग को कैसे मैनेज करती होगी? जहां शायद सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ चल रहे हों, अलग अलग देशों में, अलग अलग नियमों के तहत। हाँ, वहां तो ये जटिलता कई गुना बढ़ जाती होगी। वहीं पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग की असली कला और विज्ञान का मेल होता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प पहलू है कि ये नियम, जिन्हें हमने आज इतने सरल तरीके से समझा, वो इतने बड़े पैमाने पर कैसे लागू होते हैं और कंपनियां उनका इस्तेमाल कैसे करती हैं। हाँ, और कंपनियां अपनी बैलेंस शीट और टैक्स देनदारियों को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन्हीं नियमों का इस्तेमाल कैसे करती हैं, ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है।